हाय प्यारे बच्चों, मैंने आपको डाइस से संबंधित 2 क्लासें दे चुका हूँ और 2 क्लास में बहुत सारे कंसेप्ट को मैंने दिया है, लेकिन आज मेरी लास्ट कंसेप्ट होगा। लास्ट कंसेप्ट के हमारे पास जो टर्म है उसमें अंतिम केस में हमारे पास एक तीसरा केस में हमने बताया था, जब हमारे पास डाइस मोर देन 2 हो। मैंने बताया था मोर देन 2 इट मीन्स यदि आपके पास हमारे सवालों में डाइसों की संख्या 3 या 3 से ज़्यादा हो जाए तो क्या कर सकते हैं। तो हमारे पास देखें, यदि आपके पास 3 या 3 से ज़्यादा सवाल डाइस रहे तो हमारे पास इस प्रकार की प्रॉब्लम होते हैं, और ऐसे प्रश्न को हम लोग किस तरह से हल करते हैं इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये आपके पास डैश दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 और आपके पास 2 4 5। हम लोग यहाँ देख रहे हैं इस 3 फिगर में आपके पास कैसे प्रॉब्लम को हल किया जा सकता है। यदि आपके सवालें इस प्रकार हो, 1 का अपोजिट क्या है, 2 का अपोजिट क्या है, 3 का अपोजिट क्या है। यदि आपकी डाइसों की संख्या 3 हो तो ऐसी स्थिति में आपके पास इसकी पूरी प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक खास कंसेप्ट है। थोड़ा इस बात को ध्यान देंगे, कभी भी 2 से ज़्यादा डाइस रहे तो आपके पास वैसे डाइस का चुनाव करना चाहिए जिसमें ओनली 1 कॉमन होनी चाहिए। कभी भी नो कॉमन और 2 कॉमन का प्रोसेस कभी नहीं लगाना चाहिए। ऐसी हालत में उस डाइस का चुनाव करना है जिसमें किसी न किसी तरीक़ा से 1 कॉमन हो। जैसे आप देख सकते हैं A और C ऐसी डाइस है जिसमें ओनली 1 कॉमन हमारे पास है, और मैंने बताया था ओनली 1 कॉमन में उस टर्म को हम लोग को चुनाव करना है जो सिर्फ एक ही कॉमन हो, और एक कॉमन जिस वक्त चुनाव होता तो मैंने बताया था कॉमन टर्म को इस प्रकार से ड्रा करने हैं। और हमारे पास जो भी हमारे पास रेस्ट अमाउंट है, घड़ी की दिशाओं में इस कॉमन टर्म को सेंटर बनाते हुए मूविंग करेंगे तो आपके पास फिगर 1 में 1 और 3, लेकिन यही C के पास जाएंगे तो आपके पास इस तरह से मूविंग करने के बाद 5 और 4 आएंगे। शायद मेरी 1 कॉमन टर्म में एक कंसेप्ट मैंने दिया था कि जो ये स्ट्रक्चर प्राप्त होती है वो प्रत्येक सरफेस का अपोजिट पार्ट होता है। जिस सरफेस पर 3 लिखा हुआ हो कन्फर्म उसका अपोजिट क्या होगी, 4 होगी, और यदि 1 लिखा हुआ हो तो भी कन्फर्म आपके पास क्या है, 5 होगा। लेकिन ये कॉमन में वही हमारे पास अपोजिट होते हैं जो इसमें हमारे पास क्या होता है, हिडन होता है, और हिडन पोर्शन क्या है, 6। और इस तरह से कंसेप्ट यदि हम लोग दें तो किसी भी प्रकार का सवाल आपसे पूछा जाए बहुत आसानी से आप उत्तर निकाल सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे, यदि आपसे 1 का अपोजिट पूछा गया हो तो कन्फर्म है 1 का अपोजिट क्या है, 5 है। सेकेंड हमारे पास यदि 2 का अपोजिट पूछा जाए तो 2 का अपोजिट आपके पास क्या है, 6 है। और यदि 3 का अपोजिट पूछा जाए तो 3 का अपोजिट आपके पास क्या, 4 है, और यही आपके पास क्या है, आंसर। अब यहाँ आपके पास एक मन में लग रहा होगा कि सर आपने 1 कॉमन ही को क्यों नहीं टच किया। यदि हमने 1 कॉमन को इसलिए टच किया कि इससे हमारी सारी क्वेश्चनों की जवाब मिलेगी, लेकिन आपकी मन में कुछ ऐसा लग रहा होगा कि सर मैं इस दोनों का ही चुनाव कर लेता,
लगते इस दोनों का चुनाव करने से आप पूरे का पूरे प्रश्न का सवाल जवाब नहीं दे सकते हैं। इसका रीज़न है चूँकि आप इसमें जब भी आप देखेंगे तो इसमें आपके पास 2 कॉमन होंगे और 2 कॉमन हमारे पास जिस वक्त हो जाएंगे, पहला तो इसमें जितने भी सवाल उत्पन्न होंगे वो हमारे पे एक प्रोबेबिलिटी उत्पन्न हो जाएंगे और 100% आप जवाब सिर्फ दे सकते हैं तो इसी 2 का आप जवाब दे सकते हैं। 6 का अपोजिट 2 हो सकता है और 2 का अपोजिट 6 हो सकता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉमन है, इसीलिए कन्फर्म है कि इसका उत्तर हम लोग कन्फर्म नहीं दे सकते हैं। अब सवाल आई इस दोनों को ए और बी के पास, ए और बी के पास आपके पास एक भी टर्म कॉमन नहीं है और जब कॉमन नहीं है तो उस वक्त हम लोग यही कन्फर्म कर सकते हैं कि डैश का चुनाव करना होगा, क्या स्टैंडर्ड है या जनरल है। और कभी भी मोर देन 3 में नो कॉमन का फॉर्मूला कभी भी यूज नहीं करेंगे। यदि आप इतना सावधानी बरतते हैं तो इससे किसी भी प्रकार के सवाल आपसे पूछा जाए आपका कोई परेशानी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, यदि मोर देन 2 हो तो हम लोग कौन सा ट्रिक करेंगे, 1 कॉमन ट्रिक। और ये ध्यान देंगे इसके सिवाय आप कोई भी ट्रिक का उपयोग नहीं करेंगे, वरना आपके पास जो भी सवाल होंगे उसका जवाब आपके कन्फर्म नहीं होंगे। चलिए हम इस पर एक एग्जाम्पल और उठाते हैं और उसके पास आप बनाएंगे इसे। हमारे पास नो कॉमन टर्म में कभी भी नहीं फंसेंगे। जैसे क्वेश्चन मैंने दे दिया, फिर से पुनः 3 हमारे पास पोजीशन दिया हुआ हो और इस 3 पोजीशन में आपके पास जो भी सवाल दिया हुआ हो उसमें देखेंगे। जैसे 4 5 6 1 2 3 और आप लेंगे कोई भी उठा लें किसी भी तरफ से, हम लोग ले लें 5 2 और 3। चलिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ भी आपके पास ए बी और सी 3 हमारे पास डैश दिया हुआ है और इसमें हम लोग पहला चुनाव करेंगे कौन ऐसा डैश है जिसमें 1 कॉमन है। आप देखेंगे थोड़ा सा, क्या आप यहाँ फिर पुनः आप देख रहे हैं तो 1 कॉमन हमारे पास है। 1 कॉमन मीन्स आपकी 5 और इसकी 5 है और जैसे ही यह दोनों का चुनाव हो जाता हो तो हम लोग फिर ड्रा करते हैं। 5 की क्लॉक वाइज लेंगे तब 5 4 और 6 लेंगे, यहाँ लेंगे तो हम लोग 5 3 और 2 लेंगे और यह एक दूसरे का अपोजिट होती है। ए भी संख्या एक दूसरे का अपोजिट होती है और इसका अपोजिट वही होता है जो मेरे पास उपस्थित नहीं है, अर्थात मेरे पास 1 है। और इस तरह से आप जितना भी सवाल बनाना है, मैंने इसके पीछे की बहुत सारे सवाल इस कंसेप्ट पर बनाया है, आप कम्प्लीटेड बना सकते हैं, उसमें कोई दो मत नहीं है। तो लगता है आपने मोर देन 2 सबसे आसान है। क्यों? क्योंकि जब डैशों की संख्या 2 से ज़्यादा होती है तो मेरी फार्मूला 1 कॉमन टर्म में चली जाती है। क्यों? क्योंकि 2 या 2 से अधिक होने पर कभी भी नो कॉमन और 2 कॉमन का फार्मूला कभी नहीं लागू करेंगे। एक और मैं एग्जाम्पल आपके साथ दे सकता हूँ, आप उसको फॉलो करेंगे। सपोजिंग करें हमारे पास 3 ऐसा पोजीशन हो, जस्ट लाइक A B C D E F, उसके बाद C D E। अब यहाँ पर देखेंगे फिर पुनः आपके पास 3 डाइस है। क्या इस पर हमारे पास यदि आपकी सवाल कर दे A का अपोजिट, B का अपोजिट, C का अपोजिट क्या हो सकता है, तो हम लोग की जैसे मोर देन 2 हमारे पास डाइस हो तो मैंने बताया था इस सबसे आसान हो जाता है। इसका रीज़न है हम वैसे डैश का चुनाव करते हैं जिसमें ओनली 4 कॉमन 1 हो। तब बताएं 1 कॉमन ट्रिक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्या इसमें देखते हैं कि कोई हमारे पास कॉमन है और वो कॉमन कौन है, सी। और मैंने बताया था 1 कॉमन टर्म में आपके पास जो होती है कॉमन
उसको हम लोग एक दूसरे के साथ नोट डाउन कर देते हैं। उसके बाद क्लॉकवाइज मूविंग करते हैं और जो टर्म हमारे पास होता है इस प्रकार से लिख देते हैं। यदि हम इसको इस तरह से करेंगे तो हम लोग इसके बाद ई और डी आएगा। अब आप बता सकते हैं इस दोनों कॉमन में वही टर्म आएगा जो मैंने इसमें हिडन हो, अर्थात इसमें कौन सा लेटर है जो भी मेरा छिपा हुआ वो कौन है, एफ। यदि हम लोग इस प्रकार की फॉर्म को अपना लेते हैं तो सारे सवाल का जवाब मेरे पास है। जैसे ए का अपोजिट पूछा जाए तो हमारे पास डी है, यदि बी का अपोजिट पूछा जाए तो हमारे पास ई है, और यदि सी का अपोजिट पूछा जाए तो हमारे पास ई है। और इस प्रकार से हमारे पास मोर देन 2 का फॉर्मूला में हम लोग 1 कॉमन टर्म का उपयोग करेंगे और इस तरह से आपका टाइप 3 का क्रिया फिनिक्स होती है। अब हमारे पास लास्ट एक फंक्शन हो जाती है जिसको मैंने बताया था केस 4 से भी हमारे पास सवाल आती है, और केस 4 वह फॉर्म है जो हमारी ओपन डाइस है। चलिए अब हम लोग चलते हैं केस 4 में। केस 4 बहुत इम्पॉर्टेंट, उसको आप समझेंगे। थोड़ा मैं बेसिक कंसेप्ट दे देता हूँ, और ये कंसेप्ट आप जो मैं देने जा रहा हूँ वह एक अलग ढंग का कंसेप्ट है, आप इसे कभी भुलाएंगे नहीं। जैसे देखें हमारे केस 4 में ओपन डाइस, हम आपके पास 3 स्ट्रक्चर देंगे। मेरी ओपन डाइस का इस 3 स्ट्रक्चर पर थोड़ा सा कंसंट्रेशन करेंगे। मैंने इस पर 1 2 3 4 और 5 लिख दिया, 2 3 4 5 और 1 लिख दिया, 6 1 2 3 4 लिख दिया। अब मैं आपके पास एक बात सलाह देना चाहूँगा कि ये जो हमारे पास दिख रहा है इसमें कितने सरफेस नज़र आ रहे हैं। आपके पास टोटल आपके पास 5 सरफेस है। क्या सारे के पास सरफेस है? चूँकि हम लोग जानते हैं कि डाइस में 6 सरफेस होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कितना लिखा है 5। इसका मुख्य कारण क्या है जो थोड़ा सा ध्यान दें। सपोजिंग करें कि यह मेरे पास डाइस का एक पार्ट है, यदि जिस तरह से हम लोग इसको सरफेस मान रहे हैं, काश इस पार्ट में जो सबसे मिडिल पार्ट है उसको अस्थिर छोड़कर जितने भी साइड से हमारे पास सरफेस है उसको हम लोग इस तरह से मूविंग करेंगे, और इस तरह से ये मूविंग करके आप ऐसे खड़े करेंगे। जस्ट लाइक सेम आप इसको मूविंग करके इस तरह से खड़े करेंगे। तो क्या ऐसा लगता है कि इस और इस सरफेस को खड़ा करने के बाद जैसे इसे खड़ा करेंगे तो सबसे पहले ऊपर वाली जो परत है, अर्थात सबसे ओपन जो सबसे टॉप वाली जो पोजीशन है आपके पास खाली हो जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि वैसी हालत में ये इसका अपोजिट हो जाता है और ये इसका अपोजिट हो जाता है, लेकिन इसका अपोजिट आपके पास वैकेंट होती है। सेम प्रक्रिया इसी के पास है, लेकिन हम कहना यह चाहते हैं कि जैसे इसे मूविंग करेंगे ऊपर से यदि मैं एक कोई सरफेस दे दें तो कन्फर्म है 2 का हमारा पास क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। जस्ट लाइक इसमें यदि करेंगे तो 3 का अपोजिट हो जाएगा, और जब मैं इसमें करूं तो उसमें 1 का अपोजिट हो जाएगा। तो अब सवाल यह है कि इसमें सरफेसों की संख्या भी तो मैंने 5 लिया है, लेकिन अब हम लोग कहते हैं कि यदि वो हमारी जो सबसे ऊपर वाली पार्ट होगा, यदि मैं इस तरह से इसके साथ इंगेज कर दें और इसमें वो टर्म जो नहीं है वो मैंने लिख दिया, तो क्या आप बता सकते हैं कि यही पोर्शन इसका ऊपर जाने के बाद अपोजिट बन सकता है? तो क्या ज़रूरी है कि हम यहाँ लेंगे? हो न जान हम उस पोर्शन को यहाँ ले सकते हैं, लेकिन यहाँ लेंगे तो इस पोजीशन पर होगा। क्या ज़रूरी है हम लोग इधर नहीं लेकर करके हो न जान हम लोग इधर भी ले सकते हैं? तो इसमें कौन सा डिजिट का उपयोग नहीं है? 5 का हम लोग ले लेते हैं 5। अब यहाँ मैं कुछ बताना आपके चाहता हूँ कि यदि इस तरह के हमारी ओपन सिस्टम को यदि मोड़ना शुरू करें तो मोड़ने के बाद आपके पास जो बनेगा वह आपकी पोर्शन क्लोज डाइस बनेंगे। तो जितने भी ओपन हैं उससे हम लोग को तो क्लोज डाइस ही बनाना है, लेकिन
यदि क्लोज डाइस बनाएंगे तो हम लोग कैसे समझेंगे कि कौन किसका अपोजिट है। तो शायद यहाँ जैसे हमने फोल्डिंग किया होगा तो कन्फर्म हो गया होगा कि ये 1 का अपोजिट 3 हो जाते हैं और 4 का अपोजिट 5 हो जाते हैं, और जो हमारे ये बचते हैं सबसे आउटर होता है वो एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो हम लोग इस तीनों फार्मूला से यह एहसास किए कि यदि हमारे पास इस स्टेट वे में चलते हूँ या इस स्टेट वे में चलता हूँ, यानी इस वे में चलता हूँ, तो प्रत्येक अल्टरनेट सरफेस पर आने वाले डिजिट एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। जैसे यदि यहाँ से हम इसे ऊपर उठाएंगे तो इधर से जैसे उठाएंगे तो आपके पास ये जो 4 है और ये 5, यह एक दूसरे का अपोजिट हो जाते हैं। और यहाँ से यदि मैं एक दूसरे के साथ क्लोज करते हैं तो ये भी आपके पास एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। तो आप जानते हैं कि हमारे पास कोई भी डैश की मैक्सिमम 6 सरफेस होता है और 6 सरफेस में 2 सरफेस यहाँ और 2 सरफेस यहाँ एक दूसरे का अपोजिट है। तो क्या जो हमारे पास रिमाइंडर है वो तो अपने आप एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे। तो मान लो कि ये पार्ट हमारे पास ये है, यह भी एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। सेम इसी प्रकार से यदि हम लोग यहाँ से चलना शुरू करेंगे तो एक को छोड़कर यह एक दूसरे का अपोजिट हो गया। तो आप बताओ, ये भी एक छोड़कर यहाँ गए तो यह भी एक दूसरे का अपोजिट हो गया। तो शेष जो हमारे पास रिमाइंडर बना वो भी तो एक दूसरे का अपोजिट हो गया। चलिए यहाँ की बात है, यदि हम इसे लें तो एक छोड़कर यहाँ चला गया, ये एक दूसरे का अपोजिट है। क्या बता सकते हैं यह भी एक दूसरे का अपोजिट है, और जो हमारी खुला हुआ है वह भी एक दूसरे का अपोजिट है। शायद मेरा यह उदाहरण आपके पास बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ शर्त एक है, एक मेरी कंसेप्ट है, यदि आपके पास एक स्टेट वे में हर अल्टरनेट एक दूसरे का अपोजिट होता है। यदि मैं ऊपर से चलूँ तो अल्टरनेट, या नीचे से चलें तो अल्टरनेट, लेफ्ट से चलें तो अल्टरनेट और राइट से चलें तो अल्टरनेट, हर अल्टरनेट एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो आप बताएं, मैं इस ओपन डाइस का अपोजिट देखना चाहेंगे तो क्या कंफर्म है 4 का अपोजिट क्या होगा, 5। क्या बता सकते हैं 2 का अपोजिट क्या होगा, 6। और यहाँ बताएंगे 1 का अपोजिट क्या होगा, 3। शायद यह ए नंबर का जो हमारी ओपन डाइस है उसका ये आंसर हो गया। चलिए यदि सपोजिंग करिए मेरा बी स्ट्रक्चर है, यदि मैं इसकी अपोजिट लूँ तो बताएं 6 का अपोजिट कौन होगा, 3 होगा। और यदि 2 का अपोजिट करें तो आपके पास 1 होगा, और 4 का अपोजिट करें तो आपके पास क्या होगा, 5 होगा। चलिए ठीक इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे, ये 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट 4 होगा। चलिए हमारे पास 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट 6 होगा। तो हमारे पास 1 का अपोजिट क्या हो गया, 5 हो गया। क्या आपने इस तरह का स्ट्रक्चर से देखा कि मेरी ओपन डाइस थी, और यही ओपन डाइस से हम लोग यदि आपस में सारे के सारे को मोड़ दें तो आपसे सवाल होगा, क्या इसको मोड़ देने के बाद मेरी डाइस क्या होगी, क्लोज हो जाएगी। और हम लोग को यही से सारे सवाल आपसे पूछा जाता है। तो हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर से हम लोग इस तरह से अपोजिट किए हैं। अब मैं स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बदलता हूं और उस स्ट्रक्चर के आधार पर देखेंगे एक दूसरे का अपोजिट क्या होता है। जैसे सपोजिंग करें मेरी इस प्रकार की स्ट्रक्चर बना हुआ हो, अब बताएं एक क्लोज डाइस को यदि हम ओपन करेंगे तो हो सकता इस प्रकार के भी स्ट्रक्चर बन सकता है। यदि हम लोग ऐसा चाहें क्या आप बता सकते हैं हमारे पास देखें 6 स्ट्रक्चर है,
क्या इस प्रकार का भी स्ट्रक्चर बन सकता है? तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 और 6। अब हम लोग क्या देखेंगे कि आप इस लेफ्ट से राइट तक जाएंगे, क्या अल्टरनेट मिल रहे हैं? तो हम लोग कह सकते हैं कि यही एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। लेकिन इसमें देखेंगे कि इसमें पूरी अल्टरनेट नहीं मिल रही। क्या ए साइड से अल्टरनेट आपके पास मिल रहा है? तो ये आपके पास एक दूसरे का अपोजिट है। आप बताएं, ये दोनों एक जोड़ा अपोजिट है, अर्थात हम कह सकते हैं कि 1 का अपोजिट क्या है, 3 है। अब यहाँ पर देखेंगे तो 4 का अपोजिट क्या है, 6 है। तो कन्फर्म पक्का तय है, हम लोग कह सकते हैं कि 2 का अपोजिट क्या है, 5 है। इसमें नो डाउट। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें हम लोग देखेंगे कौन किसका क्या अपोजिट हो सकता है। चलिए देखें, हम लोग यहाँ बता सकते हैं कि 3 अल्टरनेट में आता है, क्या यह एक दूसरे के अपोजिट होगा? पक्का तय है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि इस टर्म में से अब हमारे पास रिमाइंडर आपके पास 4 है। अब इसमें हम कैसे समझें कि कौन किसका अपोजिट है? तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे कि हम लोग इस केंद्र बिंदु को मान करके हम लोग देखेंगे कि ये ए और ए तीनों एक दूसरे के साथ टच है। तो हम लोग बताएंगे ऐसी स्थिति में 2 कभी भी 4 का अपोजिट नहीं हो सकता है। तो क्या आप बता सकते हैं क्या 1 4 का अपोजिट हो सकता है? एकदम कंफर्म हो सकता है। 1 जो है 4 का अपोजिट हो सकता है। तो अब रेस्ट अमाउंट आपके पास कौन बचा, 2 और 6। तो हम लोग बोल सकते हैं 1 का अपोजिट 4 हो सकता है और 3 का अपोजिट 5 हो सकता है। और आप बताएंगे 2 का अपोजिट क्या हो सकता है, 6 हो सकता है। और इस तरह की सीन में ओपन से हम लोग एक दूसरे का अपोजिट बता सकते हैं। लेकिन हमारी जो सवालें पूछी जाती है, एग्ज़ाम में जो सवाल पूछी जाती है वो इस प्रकार के होते हैं। आप इस पर हम एक सवाल आपके पास देते हैं, काश यदि इसको क्लोज कर दिया जाए और क्लोज कर हमारे पास इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर बना दिया जाए। आपको बताना है कौन सा स्ट्रक्चर हमारे पास इससे बन सकता है। सारे के सारे तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन इसको मोड़ने के पास इस 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन मेरा बन सकता है। चलिए उसकी सवाल का जवाब देने के लिए हम लोग कैसे कर सकते हैं। यहाँ जानते हैं 1 का 3 आपके पास 1 का अपोजिट 3 है, या और 2 का अपोजिट 5 है और 4 का अपोजिट 6 है। अब हम लोग देखेंगे इस सीन में किस तरह से बनता है। हम लोग करेंगे 1 3 5, फिर हम लोग करेंगे 4 6 2, आगे हम लोग करेंगे 2 5 और 3, और लास्ट आपके पास है 1 2 और 4। हम लोग थोड़ा सा सीन को देखें, कौन सा स्ट्रक्चर मेरे लिए संभव है। तो हम लोग यहाँ पर प्रूफ करेंगे। क्या आप इस सीन को देख रहे हैं? क्या बता सकते हैं 1 और 3 एक दूसरे का अपोजिट है। कभी भी जो अपोजिट होता है कभी भी पड़ोसन नहीं होता है। ये सीन आपके पास नहीं होगा। 4 और 6 एक दूसरे का अपोजिट होता है, ये कभी भी आपके पास नहीं चलेगा। 2 और 5 एक दूसरे का अपोजिट होती, जबकि इसमें पड़ोसी ऐसा संभव नहीं है। अब आप बता सकते हैं हम क्या कर सकते हैं। क्या 2 का अपोजिट 5 होता है, वो संभव नहीं है, हिडन है। 1 का अपोजिट 3 होता है, ये भी कन्फर्म है। और 4 का अपोजिट 6 है, वो भी हिडन है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मेरी ऑप्शन क्या होगा, ये है। तो क्या अभी आपने देखा कि हमने क्लोज करने के बाद इसमें से कोई ना कोई एक डैश हमारे पास क्या हो सकती है, निर्माण हो सकती है। और वो निर्माण होंगे तो हमारे पास कौन सा सही होगा, ये आपके पास कंफर्म कर दिया। ये मेरा एक बेसिक कंसेप्ट है। हम आपके पास एक और अलग ढंग के सवाल देंगे। सपोजिंग करें हमने एक डैश इस तरह से लिया है, ये ओपन पार्ट है, और मैंने इस तरह से आगे बढ़ा दिया। अब इसमें हम लोग लेंगे $,
हच। उसके बाद हम लोग लेंगे स्टार। चलिए हमारे पास इस तरह का पार्ट है। अब इसमें हम लोग चाहेंगे कि एक दूसरे का कोई एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये आपको बताना होगा कौन स्ट्रक्चर इससे संभव है। इसको ज़रा सा हम लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, इस तरह से कर देंगे। अब हम लोग इसमें से एक दूसरे के साथ एडजस्टेंट करेंगे। अब चलिए पहले आप इसमें देखें क्या कोई किसी का अपोजिट है, क्या इसकी अपोजिट आपके पास खाली है, अर्थात हम बोल सकते हैं इसकी अपोजिट ये है। चलिए इसकी अपोजिट ये है और इस दोनों की अपोजिट आपके पास ऐसा होता है। और चलें हमारे पास ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। क्या मेरी पार्ट को समझे होंगे? मैंने अपनी फार्मूला से एक दूसरे का अपोजिट बता दिया। और यदि इसे क्लोज बनाया जाए तो हम लोग को क्लोज में देखेंगे आपके पास ये फिगर है और आपके पास ये फिगर है, आपके पास ऐसा फिगर है और लास्ट में आपके पास ये फिगर है। अब इस चारों फिगर से मुझे बताना है कि इस फिगर, इस ओपन डाइस से हम लोग इसमें से कौन सा डाइस बना सकते हैं। तो हम लोग ये पहले देखेंगे, इस स्ट्रक्चर से एक दूसरे का अपोजिट लिखेंगे और हमारे पास एक ऑप्शन एलिमिनेशन प्रोसेस है, जो एक दूसरे का अपोजिट होता है वो कभी भी एडजेसेंट नहीं होता है। चलिए इसी के आधार पर हम लोग 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर फिगर को कंफर्म करेंगे। क्या जानते हैं कि हच और स्टार एक दूसरे का अपोजिट है और एक दूसरे का अपोजिट कभी भी पड़ोसी नहीं बनता। चलिए ये तो समाप्त हो गया। चलिए यही पार्ट आपके पास यहाँ भी है, चलिए यहाँ हम लोग दे दिए। अब हम लोग देखेंगे यह हच है, हच के साथ आपके पास खाली है। क्या हच के साथ आपके पास खाली है? यह अपोजिट एक दूसरे का एडजेसेंट है, इसीलिए संभव नहीं कि उत्तर हो सकता है। लेकिन अब बताएंगे हच का अपोजिट स्टार, स्टार का अपोजिट हच। क्या इस प्रश्न में यदि आप हच देख रहे हैं तो आपके पास हिडन कौन है? इस प्रश्न में यदि स्टार आप देख रहे हैं तो हिडन पोर्शन आपके पास क्या है? हच है। और हम कह सकते हैं कि यही आपके पास क्या है। प्यारे बच्चों, हम लोग ओपन डाइस से भी संबंधित बहुत सारे सवालों को आपको डील किया है। आज की क्लास में हमारे पास पूरी डाइस की सिस्टम को हम लास्ट करते हैं। तो मैं एक बार ये बताऊं, क्या हमने पूरी डाइस को जो भी आपके पास दिया क्या एक खास कंसेप्ट था? थोड़ा सा हम एक बार रिमाइंड कर दें। क्या मैंने प्रारंभ में ही बताया था मेरी डाइस से संबंधित जो भी सवालें बनती है वो 4 केसेस का सवाल होता है। फर्स्ट, जब हमारे पास डाइस में 1 कॉमन हो। सेकेंड, जब आपके पास 2 डाइस हो। और थर्ड, यदि आपके पास डाइसों की संख्या मोर देन 2 हो। और लास्ट आपके पास हमने ऐसा डाइस बताया जो हमारी क्या हो? ओपन हो। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रत्येक पर बारी बारी मैंने वर्णन किया है और इस तरह से आपकी ये जो डाइस की चैप्टर है फिनिश होती है। ओके, बाय बाय।